बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू बैक एलसी। इस पे पहले मैं एक सिचुएशन समझा देता हूँ कि एक इंपोर्टर है, एक दरमियान में पार्टी है और तीसरी साइड पे एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, जिसने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, सेल करनी है इधर इंपोर्टर को। तो अब ये बायर है, ये सेलर है, ये इंपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर है और दरमियान में एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है। अब जब हम बुक्स को देखते हैं, मैंने कुछ दूसरे लोगों की भी वीडियो देखी कि मैं ज़रा देख लूँ कि ये क्या कह रहे हैं बैक टू बैक एलसी पे। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि वो मोस्टली जो लोग बैठे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, सबको नहीं कह रहा, माज़रत अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन कोई 99.9% लोग जो हैं वो किताब को खोलते हैं और उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ के सुना देते हैं। इवन मैंने एक साहब को देखा जो पाकिस्तान में अपने आप को सबसे बड़ा ट्रेनर कहते हैं इसके लिए, और एक बुक भी दिखाते हैं। तो उनकी वीडियो में भी वो बुक दिखाते हैं और फिर बुक में जो लिखी हुई इंग्लिश में 3-4 लाइनों की डेफिनेशन है बैक टू बैक एलसी की, उसी को बोल के तो ख़त्म कर देते हैं कि जी ये बैक टू बैक एलसी है। मकसद मेरा कहने का है कि मोस्टली लोगों को ग्राउंड रियलिटी का इल्म ही नहीं है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। वो टीचर टाइप के ट्रेनर हैं कि जिन्होंने कुछ बुक्स को पढ़ा, वहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो फिर बोल दिया। तो पहले सिचुएशन देख लें, मतलब मैं ज़्यादा ब्यास ज़्यादा नहीं उस पर करता। बहरहाल पहले एक सिचुएशन देखें कि इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है और एक दरमियान में पार्टी है। तो अब इंपोर्टर एलसी खोलेगा इस दरमियान वाली पार्टी के फेवर में, ये उस एलसी को मॉर्टगेज करके एक अपनी एलसी खोलेंगे मैन्युफैक्चरर के फेवर में, जिसने एक्सपोर्ट करनी है कोई चीज़। एक्सपोर्टर वो चीज़ डायरेक्ट इंपोर्टर को डिस्पैच कर दे, यानी उसके कंट्री को, एक्सपोर्टर के कंट्री को कंसाइनमेंट डिस्पैच हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर से दरमियान वाली पार्टी को आएंगे, ये उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसका बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर चेंज होंगे। बीएल वही रहेगा, उसके साथ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट वगैरह नई बन के, यानी इस पार्टी के नाम की बन के तो इंपोर्टर को जाएगी। इंपोर्टर इसको पे कर देगा और वो डॉक्यूमेंट्स दे के तो अपनी कंसाइनमेंट क्लियरेंस करवा लेगा। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये सारे लोग ही बताते हैं। किसी की भी आप इंफॉर्मेशन सुनेंगे कि बैक टू बैक एलसी क्या होती है, वो ये कहते हैं कि ये एक इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है और उनमें एक मिडल मैन होता है, उनमें एक एजेंट होता है, उनमें एक ब्रोकर होता है जो अपनी कमीशन के लिए इन दोनों का मैच करवाता है। वो मिडल मैन, एजेंट, ब्रोकर जो भी है वो ये नहीं चाहता कि इंपोर्टर को एक्सपोर्टर की इन्फॉर्मेशन मिले, एक्सपोर्टर को इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए वो दरमियान में अपने कमीशन को हासिल करने के लिए इन दोनों को सेपरेट रखता है, मिलने नहीं देता और इधर से एलसी खुद लेता है, फिर उस एलसी के ब्याह पे अपनी एलसी एक्सपोर्टर को देता है, उसे कहता है कि तुम इसको इस कंट्री में शिप कर दो। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग सारे लोग देते हैं। लेकिन जो भी बंदा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बंदा इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जस्ट बुक को, किसी भी बुक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या किसी एलसी की डॉक्यूमेंट्स को देख के ये कर रहा है, या मे बी वो किसी बैंक का एक्सपीरियंस हो, किसी क्लियरिंग एजेंसी का उसको एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। यानी जो प्रैक्टिकली जिन लोगों ने बैक टू बैक एलसी को हैंडल किया हुआ है, ये वो लोग नहीं है। अब असल में जो बैक टू बैक एलसी का पर्पस होता है, देखें एक बात जो है ना जानने वाली, वो ये है कि जितनी भी दुनिया में एलसी खुलती हैं उनमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है साइट एलसी का, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट।
जिसकी फ़ौरन पेमेंट हो जाती है कि एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है और एलसी ओपनिंग बैंक उसकी पेमेंट कर देता है डॉक्यूमेंट्स को, अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन है। ये सबसे ज़्यादा ओपन होने वाली एलसी है, एलसी एट साइट। अब जब एलसी एट साइट अपना पर्पस पूरा कर रही है कि दो पार्टियों के दरमियान बैंक एक इन्वॉल्व होता है और अपनी गारंटी दे देता है दोनों को कि आपकी गुड्स आ जाएंगी, बेफिक्र है, मेरी जिम्मेदारी। एक्सपोर्टर से कहता है कि आपकी पेमेंट आ जाएगी, बेफिक्र है, मेरी जिम्मेदारी। और ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये एलसी जो है, एलसी एट साइट सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश होती है दुनिया में। तो फिर और एलसी की क्या ज़रूरत है इसके अलावा कि ये एलसी, ये एलसी, ये एलसी, तो वो जो और एलसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इट मीन्स कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर एलसी एट साइट जो है वो काम नहीं करती। तो फिर इसका मतलब कि हमें एलसी एट साइट जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उन जगहों पे जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती होगी, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, कुछ ऐसी जो एलसी एट साइट नहीं पूरा कर रही, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक और एलसी की ज़रूरत है जिसको हम एक और नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत महसूस की गई लोगों को वो ये थी कि हम एलसी एट साइट पे चूँकि फ़ौरन पेमेंट करनी पड़ती है, तो अगर हम पेमेंट नहीं करते, हम चाहते हैं हमें क्रेडिट के ऊपर चीज़ें मिल जाएं, हमें चीज़ें पहले मिल जाएं लेकिन हम जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद दें, तो वहाँ पे यूजेंस एलसी आई जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है कि एलसी एट 30 डेज़ 60 डेज़। क्रेडिट होता है कि आप 30 दिन बाद पेमेंट कर दें, आप 60 डेज़ के बाद कर दें, या जितने भी दिन उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब जो स्पेशल रिक्वायरमेंट आई कि जी हम क्रेडिट करेंगे, हम फ़ौरन पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक और एलसी बना दी गई। सिमिलरली जितनी भी एलसी एट साइट के बाद इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स आती गई, उसी हिसाब से उसके सलूशन निकलते गए कि ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए इस तरह की एलसी बना दी जाए, इस प्रॉब्लम के लिए इस तरह की एलसी बना दी जाए। तो जितनी भी एलसीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं वो सब इसीलिए हैं कि वहाँ पे वहाँ पर कोई ना कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती थी, तो वहाँ पर एक नई एलसी फॉर्मेट कर दी गई। अब जो बैक टू बैक एलसी है, ये भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसके पीछे भी एक इंपोर्टर की कुछ जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी जो एलसी एट साइट पूरी नहीं कर रही थी, जो यूजेंस एलसी पूरी नहीं कर रही थी, या जो अदर एलसीज हैं, पेई एलसी होती है, तो वो पूरी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर एक बैक टू बैक एलसी इस्टेब्लिश कर दी गई कि आप इस तरह से भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो जो लोग बताते हैं कि जी इंपोर्टर ने मिडल मैन, एजेंट या ब्रोकर जो भी दरमियान में बैठा है उसको एलसी दी, उसने उस एलसी के ऊपर आगे एलसी दी, तो बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी है वो मिडल मैन नहीं होता, दरमियान में कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं होता। मतलब बैक टू बैक एलसी कभी भी $1000, $2000, $10,000, $1,00,000 की नहीं होती। मतलब इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए दरमियान में एक मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती। और अभी जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वहाँ पे भी मिडल मैन की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं होती कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इवन जब इंटरनेट नहीं था तो उस वक्त भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोग करते थे उनको इंफॉर्मेशन गैदर करने की प्रॉब्लम नहीं होती थी। बेशक इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, तो उस वक्त भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और उनको जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कलेक्ट करते थे। वो उस कंट्री की एम्बेसी को कांटेक्ट करते थे कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बताएं कितने एक्सपोर्टर हैं आपके कंट्री में, या वो अपने मुल्क की एम्बेसी जो उस मुल्क में होती थी। जैसे अगर मैंने जापान से कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी तो मैं जापान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको कांटेक्ट करूँगा कि मुझे ये मशीन चाहिए और मुझे बताएं जापान में कितने एक्सपोर्टर हैं। तो उस वक्त भी इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती थी जब इंटरनेट नहीं था।
लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और मिडल मैन की ऐसा सच ना पहले ज़रूरत होती थी ना अभी है। तो फिर ये मिडल मैन कौन है? तो ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी जो बिटर सी चीज़ें शुरू में बताई वो इस पॉइंट के ऊपर थी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली ये मिडल मैन नहीं होता, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको एजेंट का नाम दे दिया गया, मिडल मैन का नाम दे दिया गया, ब्रोकर का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये लफ्ज़ों का हेर फेर है। अगर आप नाम मानना चाहें तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो ब्रोकर ही होता है, वो भी तो मिडल मैन ही होता है। लेकिन जो सेंस है उसकी वर्ड की, वो जब बताया जाता है किसी नए बंदे को तो वो समझता है कि ये मिडल मैन शायद वो जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है इस टाइप का कोई बंदा बैठा है जो एक एलसी लेता है और फिर उस एलसी के ऊपर एक और एलसी खोल के आगे दे देता है। तो बेसिकली ये जो दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, जो फंडिंग करते हैं, ये वो अदारे होते हैं जो दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनकी इन्वॉल्वमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये एक जो रियल स्टोरी है ना वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं एक बड़े टेक्सटाइल ग्रुप पे ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप और सबसे रिचेस्ट पर्सन इन फ्यू ईयर बैक, तो उन्होंने 90 या 91 के करीब पाकिस्तान में फर्स्ट एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्ट किया। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजली का प्लांट इस तरह से ना लगा था, ना कभी इंपोर्ट हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम उस टेक्सटाइल ग्रुप ने इंपोर्ट किया। अब जो टेक्सटाइल ग्रुप है वो बैठा है फैसलाबाद में, पाकिस्तान में। जो उस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का, पावर प्लांट का मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है वो बैठा है जर्मनी में। अब जितनी बड़ी उसकी अमाउंट थी उतनी फंडिंग पाकिस्तान से पॉसिबल ही नहीं थी, या पॉसिबल थी तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। जो इंटरनेशनल फंडिंग करते हैं इंस्टीट्यूट तो उनका इंटरेस्ट रेट कुछ बेहतर होता है, पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है उससे बहुत कम होता है। तो अब जो फंडिंग है वो जो दरमियान में जिसको हम मिडल मैन कह रहे हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो था सिटी कॉर्प। सिटी कॉर्प सिटी बैंक की पेरेंट कंपनी है, मदर कंपनी। मतलब सिटी बैंक सिटी कॉर्प का एक छोटा झैली इदारा है। सिटी कॉर्प न्यूयॉर्क में बैठा उस पावर प्लांट की फंडिंग कर रहा है, यानी सिटी कॉर्प न्यूयॉर्क से पेमेंट जर्मनी में जो मैन्युफैक्चरर है उसको भिजवाएगा और उससे कहेगा कि भाई आप ये पावर प्लांट पाकिस्तान को शिप कर दें। अब वो जो फंडिंग कर रहा है सिटी कॉर्प, उसको कुछ गारंटी चाहिए कि भाई मैं जो फंडिंग कर रहा हूँ ये किस तरह से सिक्योर है, मेरे पास क्या सिक्योरिटी है आपकी। तो अब वो जो टेक्सटाइल ग्रुप है पाकिस्तान में वो किसी बैंक से एक एलसी इशू करवाएगा, प्रिंसिपल एलसी, कि भी आप सिटी कॉर्प की फेवर में, सिटी कॉर्प न्यूयॉर्क के फेवर में एक प्रिंसिपल एलसी इशू कर दें और सिटी कॉर्प फिर इसके बिहाफ पे एक नई एलसी उस मैन्युफैक्चरर को इशू करेगा जिसने शिपमेंट करनी है। अब ये जो एलसी खुल रही है पाकिस्तान से सिटी कॉर्प न्यूयॉर्क के फेवर में, ये एक भी हो सकती है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर तो फंडिंग की अमाउंट वो बैंक जो एलसी खोल रहा है वो बियर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, या उसके पास इतनी लिमिट है, या वो उस टेक्सटाइल ग्रुप को इतना ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ मैं इतनी बड़ी अमाउंट की एलसी खोल सकता हूँ, तो वो एक एलसी खोलेगी। अदरवाइज़ 2 या 3 बैंक मिलके एक एलसी खोल सकते हैं, या 2 या 3 बैंक एक एलसी स्मॉल अमाउंट की भी खोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी बड़ी है। सॉरी। तो अब पाकिस्तान से एक या कुछ एलसीज खुलेंगी सिटी कॉर्प की फेवर में,
और सिटी कॉर्प उन एलसी की बिहाफ पे, अब सिटी कॉर्प चूँकि खुद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको किसी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बैंक हो, कोई इंडिविजुअल पार्टी हो, यहाँ पे बैंक ना हो, सिटी कॉर्प ना हो, कोई XYZ एजेंट बैठा है, वो किसी बैंक के पास प्रिंसिपल एलसी लेके जाएगा तो बैंक उसको ऐसे छुट्टी कराएगा कि चलो भाई मैं इस तरह का रिस्क नहीं लेता, और ना ही कोई बैंक लेगा। लेकिन सिटी कॉर्प चूँकि इटसेल्फ फाइनेंसिंग कर रहा है और उसी की अपनी भी बैंक भी उसके अंडर है, सिटी बैंक, तो अब वो जो जितने बैंक या एक बैंक जो एलसी खोलेगा वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क को एलसी फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये एलसी है तो आप सिटी कॉर्प को दे दें। सिटी कॉर्प उस एलसी को अपने पास यानी कि अपने सिटी बैंक के अंदर मॉर्टगेज करेगा कि भाई ये एलसी अपने पास रखो और इसके ऊपर तुम अपनी एलसी जर्मनी में जो बंदा जो मैन्युफैक्चरर बैठा है जिसने प्लांट एक्सपोर्ट करना है उसको एलसी खोलो। अब सिटी बैंक इसके ऊपर कोई इनकार नहीं करेगा क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी उसको ऑर्डर कर रही है कि भाई इस एलसी के ऊपर आप एलसी खोल दो, तो वो ऐसे एलसी इधर से खुलेगी ओपनिंग बैंक से सिटी बैंक न्यूयॉर्क को, और सिटी बैंक न्यूयॉर्क सिटी कॉर्प को देगा। सिटी कॉर्प कहेगा कि इसको रखो अपने पास और एक और एलसी खोलो इसके बिहाफ पे और जर्मनी को भिजवा दो। वो एलसी जर्मनी को जाएगी, जर्मनी वाले शिपमेंट पाकिस्तान को कर देंगे। जब वो शिपमेंट पाकिस्तान को आएगी तो जर्मनी का बैंक सिटी कॉर्प को डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा, सिटी बैंक जिसने एलसी खोली थी, तो सिटी बैंक पेमेंट उधर कर देगा क्योंकि पेमेंट तो उसी के पास है, वही तो फंडिंग कर रहा है। तो सिटी कॉर्प जो फंडिंग कर रहा है वो अपने बैंक से कहेगा कि भाई इतनी पेमेंट आप एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर दो, दे दो इसको, इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो अब सिटी बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सिटी कॉर्प जो उसकी अपनी पेरेंट कंपनी है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज किए जाएंगे यानी कि इनवॉइस सिटी कॉर्प के नाम की बनेगी, BL वही रहेगा, और वो पाकिस्तान में उस एलसी ओपनिंग बैंक एक है या दो हैं या जितने हैं तो उनको वो आ जाएंगे, और वो बैंक जो इंपोर्टर था टेक्सटाइल ग्रुप उसको डॉक्यूमेंट्स देगा कि भाई आप अपना प्लांट एंड मशीनरी रिलीज़ को आएँ और मेरी पेमेंट मुझे दे दें। तो अब ये पूरा सर्कल हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको, तो उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो अब इस सारे जो चक्कर 3 लोगों में चला है इसको कहेंगे बैक टू बैक एलसी। इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो एजेंट होता है या इस तरह से कोई पार्टी, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी नहीं होगी, और ना ही बैंक किसी ऐसी एक्टिविटी पे बिलीव करके एक और एलसी खोलेगा। तो ये पूरा सर्कल है बैक टू बैक एलसी का, और इसकी ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जब कोई बड़ी प्लांट मशीनरी हो रही है, जैसे कोई डैम बन रहा है या जैसे कोई मोटरवे बन रही है। अब एक और एग्जांपल देख लें कि जैसे पाकिस्तान में मोटरवे बनी लाहौर टू इस्लामाबाद, तो इसमें डेवो कॉर्पोरेशन, डेवो इटसेल्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंडिंग करता है दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, अफ्रीका में, एशिया के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे फंडिंग करते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। और डेवो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, डेवो बस मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डेवो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डेवो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी है। मतलब जो उनकी पेरेंट कंपनी है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो डेवो के नाम से है वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद वो फिर दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे भी उनकी बिड सक्सेसफुल हो जाए वहाँ पे वो फिर फंडिंग भी करते हैं, प्लस अपनी जो इंस्टीट्यूशन नीचे उनके होते हैं, जैसे डेवो जो कॉर्पोरेशन थी जिसने फंडिंग की मोटरवे के लिए, उसने उसी मोटरवे के ऊपर जब मोटरवे बन गई तो अपनी जो एक ज़ैली उनका अदारा था डेवो बस, उसकी बसें भी वहाँ पे ऑपरेट कर दी क्योंकि उन्होंने कुछ 5 साल या कुछ अरसे के लिए उसके ऊपर जो टोल टैक्स है उसको कलेक्ट करना था। यानी जो फंडिंग उन्होंने की थी उसको रिटर्न लेने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना था, उन्होंने वहाँ से जो टोल टैक्स कलेक्ट होना था उससे वो अपनी फंडिंग वापस
रिटर्न करनी थी। तो उनके जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे